स्वागत सल्यूट गाइस। क्या हाल चाल है? आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 2 लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और जैसा कि आपको नाम से मालूम पड़ रहा होगा ये पूरा का पूरा जो है रिसोर्सेज को डिस्कस करता है। सारे रिसोर्सेज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टाइटल में ही दिख रहे हैं आपको। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एकदम सिंपल तरीके से, जैसे हमारा स्टाइल है। आपको ये पूरा चैप्टर हम फटाफट समझा देंगे। जब भी हम बात करते हैं लैंड के बारे में, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स, ये सारी चीजें ना पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग होती हैं। जैसे कि कोई अगर राजस्थान में रह रहा है तो हो सकता है वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो वो वहाँ का जो लैंड है, वहाँ की सॉइल क्वालिटी, वाटर, ये सब अलग है। यही कोई और जो कह लीजिए किसी ठंडी जगह में रह रहा है, मान लीजिए उत्तराखंड में रह रहा है, तो वहाँ हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, तो वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर होगा वो सब अलग होगा। राइट? तो ये सारे रिसोर्सेज जो हैं ये अलग अलग होते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और यही मेन रीजन है क्यों एक जगह दूसरी जगह से अलग होती है, क्योंकि वहां पे रिसोर्स की अवेलेबिलिटी डिफरेंट होती है। ठीक है ना? तो हम लैंड से शुरुआत करते हैं। लैंड, जैसा कि आपको मालूम है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल इसलिए क्योंकि हम लैंड को नहीं बनाते हैं, इसको नेचर बनाता है। पूरे वर्ल्ड का अगर हम एरिया डिस्कस करें तो ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस is covered by land. Most of the earth is covered by water, और बचा हुआ जो 30% एरिया है ओनली दैट इज कवर्ड बाय लैंड। और इस 30% एरिया में भी सिर्फ 30% लैंड है जहां पे 90% लोग रहते हैं। मतलब पूरे अर्थ की अगर हम बात करें तो उसमें से मैक्सिमम तो पानी से कवर्ड है, सिर्फ 30% एरिया है जो लैंड का है। और उस 30% का भी 30% वो एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम लोग रहते हैं। 90% लोग इसी एरिया में रहते हैं। जो बाकी 70% है, या तो वहां पे कोई रहता नहीं है या बहुत ही कम लोग रहते हैं। और अब आप कहोगे ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है पॉपुलेशन का? इसके पीछे का रीजन ये है, जो वहां का लैंड होता है वो इतना हैबिटेबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बताओ क्या ज्यादा इजी होगा? रिवर के पास रहना ज्यादा इजी होगा या फिर एक डेजर्ट में रहना ज्यादा इजी होगा? ऑब्वियस सी बात है, रिवर के पास रहना ज्यादा इजी होगा। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे रहना बहुत आसान नहीं होता है, जहाँ पे लाइफ इजी नहीं होती है, और इसीलिए वहां पे कम लोग रहते हैं। मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो प्लेन्स और रिवर वैलीज में रहते हैं, क्योंकि ये एरिया जो होता है ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छे से सूटेबल होता है। अगर आपको याद होगा, हमने पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी वो हमेशा रिवर के अराउंड स्टार्ट हुई थी, बिकॉज दैट इज द इजिएस्ट प्लेस वेयर यू कैन सेटल डाउन। इसीलिए जो प्लेन्स और रिवर वैलीज वाला एरिया होता है वो वर्ल्ड का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में आता है। जब हम लैंड की बात करते हैं तो लैंड, आपको भी मालूम है, बहुत सारी चीजों में यूज होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, हाउसेस बिल्ड करने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। इन सारी चीजों के लिए हमें लैंड चाहिए होता है। और इसी चीज को कहा जाता है लैंड यूज। मतलब आप किन चीजों के लिए लैंड को यूज करते हैं, बहुत ही सिंपल, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है। और लैंड का यूज डिटरमिन कैसे होता है, ये तो हमें समझ में आ गया कि हम लैंड को यूज किस चीजों के लिए करते हैं। लेकिन हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से लैंड को किस चीज के लिए यूज करना चाहिए? ये डिटरमिन होता है फिजिकल फैक्टर्स से, जैसे कि लैंड की टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स, और वहां का अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जहां की सॉइल फर्टाइल होगी, ऑब्वियसली आप उसको प्रेफर करोगे कि हम इसको एग्रीकल्चर के लिए यूज करें। जहां पे पानी की कमी होगी वहां पे एग्रीकल्चर करना उतना आसान नहीं होगा, तो वो आप लैंड किसी और चीज के लिए यूज कर सकते हो। तो इसीलिए टोपोग्राफी, मतलब वो किस हाइट पे सिचुएटेड है, किस तरह का लैंड है, वहाँ की सॉइल, क्लाइमेट, वहाँ पे जो मिनरल्स हैं वो कैसे हैं, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि हम कौन से लैंड को किस चीज के लिए यूज करेंगे। इसके अलावा ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी, जो हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि हमें कौन से लैंड को किस चीज के लिए यूज करना चाहिए। लैंड को हम एक और बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इस मामले में लैंड दो तरह का हो सकता है, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। जो प्राइवेट लैंड होता है वो तो बहुत ही सिंपल है, कोई ना कोई इंडिविजुअल उसे ओन करता है, सम पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल, राइट? लेकिन जो कम्युनिटी लैंड होता है दैट इज यूज्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस। कम्युनिटी लैंड्स को कहा जाता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि उसको सब यूज कर रहे हैं, वो पूरी कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी अपार्टमेंट्स में रहते हो तो वहां पे एक कम्युनिटी सेंटर होता है काफी बार, है ना, जिसको सारे अपार्टमेंट के लोग यूज कर सकते हैं। जितने भी लोग उस बिल्डिंग में रहते हैं सब उस कम्युनिटी सेंटर को यूज कर सकते हैं, तो वो एक कॉमन प्रॉपर्टी हो गई, है कि नहीं? तो इसी तरह से लैंड भी दो तरह का होता है, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। समझ में आ गया?
आपको भी मालूम है कि पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, उनकी डिमांड्स भी बढ़ रही हैं। अब ज्यादा लैंड चाहिए आपको घर बनाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, रोड्स के लिए, स्कूल्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। साथ ही साथ किसी भी लैंड की क्वालिटी एक जगह से दूसरी जगह में डिफरेंट हो सकती है, ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। प्लस पहले के टाइम में लैंड जो है वो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए यूज होता था, लेकिन अगर हम आज के टाइम की बात करें तो एग्रीकल्चर के लिए तो हम यूज करते हैं लैंड को, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अब हम और करते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज। अब पहले से कंपेयर्ड कहीं ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, कहीं ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, स्कूल्स बढ़ गए हैं, कॉलेजेस बढ़ गए हैं। तो ऑब्वियसली कल्चरल चेंजेस भी हैं कि हम लैंड को किस तरह से यूज करते हैं पहले से कंपेयर्ड और अभी में। पर इन सारे चेंजेस की वजह से बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से लैंड जो है, लैंड एज अ रिसोर्स, हम उसको खोते जा रहे हैं। लैंड डिग्रेड हो रहा है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, सॉइल इरोजन होता है, डिजर्टिफिकेशन होता है। दीज आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट, जो हमारे एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के एक्सपेंशन की वजह से हो रहा है। आप सोचो, पहले वर्ल्ड में कम लोग थे तो उनको खाना कम चाहिए, तो वो एग्रीकल्चर भी अगर लिमिटेड जगह पे करेंगे तो उससे उनका काम चल जाएगा। उनको घर भी कम चाहिए क्योंकि कम लोग रहते हैं, है ना। लेकिन अब जब लोग बढ़ते जा रहे हैं तो आपको एग्रीकल्चर ज्यादा करना है क्योंकि आपको खाना ज्यादा चाहिए, आपको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि घर ज्यादा चाहिए, इंडस्ट्रीज ज्यादा चाहिए। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रहा है, लैंड की क्वालिटी खराब हो रही है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं क्योंकि हम कहीं ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन क्योंकि हम फॉरेस्ट काट दे रहे हैं, पेड़ काट दे रहे हैं, तो इसलिए डिजर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। दीज आर द मेजर थ्रेट्स जो अभी एनवायरनमेंट को हम कॉज कर रहे हैं। जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जब हम फॉरेस्ट को काटते हैं, तो एक्चुअली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। उससे एक ही टेंशन नहीं होती, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। हम फॉरेस्ट को काटते हैं तो हम एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट भी ले रहे हैं, प्लस हम पूरे वर्ल्ड का जो एयर पोल्यूशन क्वालिटी है उसको और बढ़ा रहे हैं। हम एयर पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, एयर की क्वालिटी को घटा रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो एयर को प्यूरिफाई करने में काम करते हैं। प्लस फॉरेस्ट जो है वो सॉइल को इरोड होने से बचाते हैं। तो जब सॉइल इरोजन होने लगता है, लैंड की क्वालिटी डिग्रेड करने लगती है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, लैंड जो एक रिसोर्स है उसका लॉस होने लगता है। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अभी जो हम लैंड डिग्रेड कर रहे हैं हम उसको चेक करें, उसको ठीक करें। और ये हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला जो हमारा सोल्यूशन है वो है एफॉरेस्टेशन। अगर हम और पेड़ लगाएं तो पेड़ जो है, आप सोच भी नहीं सकते हैं पेड़ हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। एफॉरेस्टेशन इज द नीड ऑफ द आवर। अगर हम ये नहीं करेंगे, अगर हम अपने फॉरेस्ट नहीं बचा पाएंगे और पेड़ नहीं लगाएंगे, और एक दो पेड़ से काम नहीं चलेगा, हम पूरी कम्युनिटी को, पूरे वर्ल्ड को बहुत सीरियस होना पड़ेगा एफॉरेस्टेशन को लेके। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लैंड रिक्लेमेशन होता है, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, ये तो हम बात कर चुके हैं अलग अलग चैप्टर्स में कि आजकल एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड यूज होता है, जो हमारे खाने में जाता है, हमारे पानी में जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी को खराब कर देता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का और केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज कम करें। पहले जैसे खेती होती थी बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स, बिना केमिकल पेस्टिसाइड्स के, हमें उस दौर में वापस जाने की बहुत जरूरत है। ये ज्यादा नुकसान करते हैं एज कम्पेयर टू फायदा। चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग, क्योंकि एनिमल्स जो हैं जब वो ग्रेजिंग करते हैं तो काफी बार ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, मतलब घास का जो कवर है वो हट जाता है क्योंकि एनिमल्स उसको खा लेते हैं और वहां पे सॉइल इरोजन होने लगता है। तो ये सारे ऐसे कॉमन तरीके हैं जिसकी वजह से हम लैंड को एज अ रिसोर्स बचा सकते हैं और उसको लंबे टाइम तक उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर गाइस। इसके बाद हम जो बचे हुए नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, इन सब को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। और अगर अभी तक वो जो बड़ा सा रेड बटन है उसको नहीं दबाया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई डोंट नो आप कब करोगे, कब एसोसिएट होगे। जल्दी से उसे दबाओ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इट सिंपल। बाय बाय।